नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुडक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें। अपना टाइम आएगा, इस भरोसे मत रहिए, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, जिसमें पढ़ा कि किन किन तथ्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जाता है, जिसको हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोतों के रूप में पढ़ा। उल्काएं जो हैं उनका अध्ययन किया, विभिन्न ज्योग्राफर्स के जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनको पढ़े। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी को किन किन मंडलों में बांटा गया है तथा उनका आधार क्या है, ये सब जानेंगे। आइए, पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों को किन आधारों पर बांटा गया है और क्या क्या है इन परतों में, क्या क्या कैसी कैसी संरचना है, ये सब जानेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतें। आधार लिया है हमने सबसे पहले भूकंपीय तरंग का। भूकंपीय तरंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को, ये परतों को 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। ऊपरी परत की हम बात करें तो पीजी व एसजी की गति क्रमशः 5.4 और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए, आपको मैंने पीजी और एसजी बता दी। क्या चीज है पीजी और एसजी? भूकंपीय तरंग है जो पी और एस का थोड़ा सा छोटा रूप है, मतलब गति जो है पी और एस के बजाय पीजी और एसजी में वो कम है। पीजी और एसजी में कम गति है, फिर पी स्टार और एस स्टार में तरंगों की गति और ज्यादा बढ़ जाती है, और सबसे ज्यादा जो गति है वो है पी और एस तरंगों की, यानी प्राथमिक और सेकेंडरी तरंगों की। ठीक है। निर्माण के हिसाब से हम देखें तो जो निर्माण हुआ है ऊपरी परत का, वो हुआ है ग्रेनाइट चट्टानों से। ये एक साधारण सा क्वेश्चन है, पर बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, ऊपरी जो चट्टान है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। ग्रेनाइट चट्टानों को तो शायद आप अच्छे से जानते होंगे। अपने यहाँ राजस्थान में भी ग्रेनाइट चट्टानों की बहुत सारी खानें हैं। हमारे यहाँ जालौर को तो ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है, वहाँ बहुत सारी खदानें ग्रेनाइट पत्थर की है। भीलवाड़ा, अजमेर वगैरह में भी ग्रेनाइट की खानें मिलती है, जिनके ऊपर जो परतदार सेल है, एक तो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है ऊपरी परत, और उनके ऊपर परतदार सेल भी हैं। परतदार सेल की बात करें तो जो परतदार मतलब ये जो सेल्स होते हैं, बहुत विभिन्न तरह की जो चट्टानें होती है, ये चट्टानें टूट टूट कर, घिस घिस कर, बहुत टाइम के बाद जब इनके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको जो अपर्दन शक्तियां होती है, जैसे कि जल है, हिम है, हवा है, ये सब बहाकर दूसरी जगह उड़ाकर बहाकर उनको दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं। उनकी जो ओरिजिनल जगह है वहां से उठाकर दूसरी जगह इनको रख देते हैं। मतलब ये जो चट्टानें हैं भिन्न भिन्न, उनके भिन्न भिन्न कण एक दूसरे के ऊपर आके जमते रहते हैं और बहुत सालों बाद ये परतदार सेल का रूप ले लेते हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर परतदार सेल है ऊपरी परत में। अगर हम घनत्व की बात करें, घनत्व भी पढ़ लिया हमने, घनत्व की बात करें तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर है घनत्व ऊपरी परत का। कितना? 2.7। ठीक है। दूसरी परत मध्यवर्ती परत, मध्यवर्ती परत की बात करें तो इसमें बताया है कि पी स्टार और एस जो स्टार है उनकी क्रमशः 6 से 7 और 3 से 4 गति होती है। किलोमीटर प्रति सेकंड की बात हो रही है यहाँ। तो पी स्टार और एस स्टार को लिया है, जबकि ऊपरी परत में पीजी और एसजी को लिया था। यहाँ पी स्टार और एस स्टार की कितनी है गति? 6 से 7 पी स्टार और 3 से 4 एस स्टार। निर्माण की बात करें हम तो निर्माण हुआ है इनका बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है। घनत्व है जो मध्यवर्ती चट्टान का वो है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3 है यहाँ।
ठीक है। पिछले अभी इसका जो ऊपरी परत का अध्ययन किया था वो क्या था 2.7 और यहाँ कितना है 3 है। मोटाई की अगर मैं बात करूं तो मोटाई 20 से 30 किलोमीटर तक विस्तार है इसका मध्यवर्ती परत का। अब बात करें हम निचली परत की। निचली परत की बात की जाए तो इसकी गति अपन देखेंगे पी और एस की, जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो तरंगे हैं उनके हिसाब से गति देखी जाती है। तो इनकी पी और एस की गति है 7.8 पी की और एस की 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड निचली परत में गति होती है। निर्माण की बात करें तो इसमें निर्माण जो धातुएं हैं, जो चट्टानें हैं, वो है डूनाइट और पेरिडोटाइट। ठीक है, सबसे पहले ग्रेनाइट था, फिर बेसाल्ट आया और अब कौन है, डूनाइट और पेरिडोटाइट। ये चट्टानों के नाम पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। गहराई की हम बात करें तो 2900 किलोमीटर तक फैली है निचली परत। ठीक है, नेक्स्ट, ये भूकंपीय तरंग के आधार पर हमने ये डिवाइडेशन किया था और हमने 3 परतों के रूप में इसको पढ़ा। आगे भी एक और विभाजन है भूकंपीय तरंगों के आधार पर, जो कि है लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरोस्फीयर के रूप में 3 भागों में ही ये बांट रहे हैं। कितने भाग हैं, यहाँ भी 3 भाग हैं। कौन कौन से, जो ऊपर वाला स्थल मंडल है वो उसको लिथोस्फीयर, फिर दूसरा पायरोस्फीयर और तीसरा जो है वो है बेरोस्फीयर। तो स्थल मंडल की अगर मैं बात करूं लिथोस्फीयर की तो उसकी मोटाई 100 किलोमीटर। अगर पायरोस्फीयर की बात करें तो 100 से 2880 किलोमीटर और थर्ड जो है वो 2880 से लेकर जो लास्ट 6371 किलोमीटर तक अपना केंद्र है पृथ्वी का, वहां तक फैली है बेरोस्फीयर। तीनों परतें हो गई, मोटाई बता दी 100 किलोमीटर, 100 से 2880 और लास्ट 2880 से अंत तक। अगर बात करें निर्माण का तो निर्माण पहली जो ऊपर की परत है स्थल मंडल, उसका ग्रेनाइट से हुआ है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेम वही है। बेसाल्ट का वह है पायरोस्फीयर का, बेसाल्ट से निर्माण हुआ है पायरोस्फीयर का। और लास्ट जो है उसमें पाया जाता है लोहा और निकिल। जो बेरिस्फीयर है उसमें है लोहा और निकिल। खनिजों की बात करें तो खनिज सिलिका और एल्युमिनियम है ऊपरी परत में। जो स्थल मंडल है लिथोस्फीयर उसमें पाए जाते हैं सिलिकन और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट बात करूं घनत्व की, तो घनत्व पढ़े हम तो 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया है फर्स्ट का। कौन सी का, लिथोस्फीयर का। दूसरी का बताया है 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पायरोस्फीयर का। ठीक है, और बेरिस्फीयर का बता दिया 8 से 11 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर। ये हो गई दो जो विभाजन है, ये दोनों विभाजन भूकंपीय आधार पर, दोनों विभाजन भूकंपीय तरंगों के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है, अब जो तीसरा डिवाइडेशन है, तीसरा जो विभाजन है वो पढ़ रहे हैं हम रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर इन परतों को किसने किया विभाजन, इन परतों का विभाजन किया स्वेस महोदय ने। जो एडवर्ड स्वेस हैं, एडवर्ड स्वेस नामक जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने 3 परतों के रूप में बांटा है रासायनिक संगठन के आधार पर परतों को। कौन कौन सी, तो देखिए सियाल, सीमा और निफे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से है। रासायनिक संगठन के आधार पर जो परतें हैं उनका डिवाइडेशन है ना, ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो यहाँ से है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में, और है भी बड़ा सरल। अगर आप ध्यान देके 1-2 बार देख लो तो बहुत ईजी सा है। स्वेस महोदय ने 3 परतों में बांटा। कौन कौन सा, सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल का नाम कैसे पड़ा, सियाल देखो कितना इजी सा है। सियाल मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इन दोनों से मिलकर क्या बना, सियाल। तो इसका परत का ही नाम क्या रख दिया स्वेस महोदय ने, सियाल। दूसरा सीमा रखा है उन्होंने, तो इसका क्या आधार है,
इसका आधार है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। इन दोनों का प्लस करके सीमा रख दिया, ठीक है, दूसरी परत का। तीसरी में है निकिल और फेरियम यानी फेरस लोहा, तो यहां रख दिया इन्होंने निफे। अब देखिए आपको याद करने की कोई बात ही नहीं है इसमें, सियाल, सीमा और निफे। निर्माण किन तत्वों से हुआ है? ग्रेनाइट की चट्टानें हैं यहाँ, दूसरा बेसाल्ट की चट्टानें हैं यहाँ, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। सीमा में कौन है? बेसाल्ट। सियाल में कौन है? ग्रेनाइट। और गहराई की बात करें तो गहराई है यहाँ 50 से 300 किलोमीटर। किसकी? सियाल की। सीमा की है 1000 से 2000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक सीमा है। और फिर लास्ट 2000 के बाद में जो 6371 तक अपना केंद्र है, वहां तक कौन है? निफे। ये तीनों की गहराई हो गई। महाद्वीप का निर्माण हुआ है सियाल से। महाद्वीपों का जो निर्माण है मुख्यतया सियाल से हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सीमा बिल्कुल नहीं पाई जाती है, पर मैं बोल रही हूँ मुख्यतया जो महाद्वीपों का निर्माण होता है वो सियाल चट्टानों से ही हुआ है। महासागरों की बात करें तो महासागर जो जहाँ हैं विद्यमान, वो कौन सी परत है? मुख्यतया वो जो परत है वो है सीमा परत। सीमा में है महासागर, वहां भी कुछ पार्ट सियाल परत का भी है, पर सीमा में मुख्यतया है वहां, महासागरों में सीमा और महाद्वीप में सियाल। ये हो गया स्वेस महोदय के अनुसार। अब पढ़ रहे हैं हम भूगोलवेताओं का मत। हमने पढ़ा भूकंपीय तरंगों के आधार पर, हमने पढ़ा रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हम देखेंगे विभिन्न भूगोलवेताओं ने क्या मत रखा इन परतों के बारे में, कैसे कैसे डिवाइडेशन किया और फिर किस चीज़ों को आधार माना, या क्या क्या इसमें निर्माण, गहराई कैसे कैसे अलग बताई और परतों का विभाजन किया, वो चीज़ हम भूगोलवेताओं के मत में देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेली का मत। सबसे पहले डेली का मत है। डेली ने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। कौन कौन से? सबसे पहला स्थल मंडल, दूसरा दुर्बलता मंडल बताया इन्होंने, तीसरा मध्य मंडल बताया और चौथा केंद्र मंडल बताया। देखिए पहला स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, दूसरा दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर, और थर्ड जो है वो है मेजोस्फीयर, ये मेजोस्फीयर हो गया, और फोर्थ है सेंट्रोस्फीयर। अब ये तो थोड़ी कॉमन सेंस की सी बात है कि सेंट्रोस्फीयर तो नाम आते ही हम समझ जाएंगे कि ये तो अंदर ही अंदर वाला है। स्थल मंडल अगर जहां आएगा वो भी हम समझ जाएंगे कि हम जहां रहते हैं वो स्थल मंडल है। तो बीच के यहाँ थोड़ा कंफ्यूज की है, वो भी अगर आप ध्यान दे लो तो कोई कंफ्यूज नहीं है इनमें। दुर्बलता मंडल पहले आएगा। दुर्बलता मंडल आप ऐसे याद कीजिए कि स्थल मंडल के जस्ट बाद में और मेंटल, इन दोनों के बीच में है दुर्बलता मंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। ये स्थल मंडल के जस्ट बाद में है, फिर मध्य मंडल है और लास्ट में सेंट्रोस्फीयर। अब अगर इनकी मोटाई की बात करूं तो मोटाई यहाँ जो बताई है डेली ज्योग्राफर साहब ने, वो बताई है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर किसकी? स्थल मंडल की। 360 किलोमीटर तक फिर है दुर्बलता मंडल। 80 से लेकर 360 किलोमीटर तक फैला है दुर्बलता मंडल, और फिर 360 से 2400 किलोमीटर तक है मध्य मंडल, और फिर लास्ट में 2400 से लेकर अंत तक, केंद्र तक कौन है? सेंट्रोस्फीयर। तो कैसे कैसे हुआ? 80, 360, 2400 और केंद्र तक। अगर बात कठोरता की करें तो दुर्बलता मंडल में कठोरता नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। नाम है दुर्बलता मंडल, वहां कठोरता नहीं है, और मध्य मंडल में कुछ कठोरता है। जो मेजोस्फीयर है वहां कुछ कठोरता है, अंत में जो है सेंट्रोस्फीयर, वहां तो कठोरता ही है। क्या है? सबसे अंत वाला भाग बिल्कुल कठोर है। तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने जो मानचित्र के हिसाब से बताया, मैंने उसको भी यहां डाला है। ये देखिए आप, सबसे जो अंदर का भाग है वो है निफे। ये कौन है? निफे।
इसके बाहर वाला ये है सीमा, ये है सीमा, और इसके बाद वाला है सियाल, और फिर है क्रस्ट। फिर कौन है? क्रस्ट। तो देखिए आप, सियाल, सीमा, ये रहा सीमा, और लास्ट निफे। सियाल, सीमा, निफे, सियाल, सीमा, निफे, याद रह जाएगा। स्वेस का विभाजन है परतों का। इसमें दूसरा जो भूगोलवेत्ता है वो है जेफ्रीज। जेफ्रीज महोदय का मत क्या कह रहा है ये भी देखिए। तो जेफ्रीज महोदय ने बांटा है 4 भागों में, बाह्य परत, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सबसे पहले जो है बाह्य परत है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, ऐसे करके 4 परतों में इन्होंने विभाजन किया है। इन्होंने भी निर्माण में बताया है कि ऊपर की जो परत है बाह्य, वो परतदार चट्टानों से बनी हुई है। परतदार चट्टानें बोलें तो विभिन्न सेल जब बहुत टाइम के बाद ये टूटते बिखरते रहते हैं, बहुत सारी अपर्दनकारी जो शक्तियां होती है उनके द्वारा ये तोड़े जाते हैं, बिखेरे जाते हैं, और फिर बहाकर उड़ाकर एक दूसरे स्थान पर ले जाकर इनको डाल दिया जाता है। वहाँ ये जमते रहते हैं, और कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद ये चट्टानों का रूप ले लेते हैं। तो परतदार चट्टानें ऊपर की परत में, बाह्य परत में बताई है। फिर सेकंड में ग्रेनाइट, थर्ड में है थैची है ये, ठीक है, थैचीलाइट और डायोराइट। ये 2 परतें, 2 जो खनिज हैं वो कहाँ हैं? तृतीय परत में। और चतुर्थ की बात करें तो वहाँ है डूनाइट और पेराडोटाइट। चतुर्थ जो जेफ्रीज का डिवाइडेशन है, परत है, वहाँ है डूनाइट और पेराडोटाइट। यहाँ से भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहाँ है, ये वाली चट्टान कहाँ पाई जाती है। तो ये जेफ्रीज के मत के अनुसार जो विभाजन था परतों का, उसमें जो अंतिम वाली परत है, जो केंद्र वाली परत है, वहाँ है डूनाइट और पेराडोटाइट चट्टानें। होम्स का मत क्या कह रहा है ये भी देखिए। होम्स ने 2 ही भागों में बांटा है, मात्र 2 भागों में बांटा है परतों को। कौन कौन? क्रस्ट और अधः स्तर। क्रस्ट और अधः स्तर। क्रस्ट के अंदर इन्होंने लिया है सियाल। अभी जो स्वेस महोदय का अपन विभाजन देखा है अपने, तो उनमें से सियाल जो ऊपर की परत थी वो, प्लस सीमा का ऊपरी भाग। और कौन आ जाएगा इसमें? सीमा का ऊपरी भाग। सीमा के 2 भाग कर लिए, सीमा के 2 भाग कर लिए। सीमा का जो ऊपरी परत है, सीमा का जो ऊपरी भाग है वो क्रस्ट में है और सियाल है ही। फिर बात करें अगर हम अधः स्तर की, तो वहाँ है सीमा की निचली परत, सीमा की तो निचली परत, और अंतिम परत जो निफे है, ठीक है। तो अधः स्तर में कौन कौन आ गया? सीमा की तो निचली परत प्लस अंतिम परत, जो कि अंदर की जो निफे परत होती है वो वाली परत, प्लस सीमा की निचली परत। जबकि क्रस्ट में सियाल प्लस सीमा की ऊपरी परत, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊं तो अब हम बात करेंगे अभिनव मत की, ठीक है। ये अभिनव मत क्या होता है? अभिनव मत की बात करें कि अभी जो वर्तमान में सर्वमान्य कौन सा मत है, अभी जो रिसेंटली जो व्यूज है वो क्या है? तो ये है, इसमें पढ़ेंगे हम 3 तो वृद्ध मंडलों में बांटा है, 3 तो वृद्ध मंडलों में बांटा है, और फिर 3 ही इसके उपभाग करे हैं, यानी विभाजन किया है। फिर इन तीनों का कौन है वृद्ध मंडल? अगर वृद्ध मंडलों की बात करूं तो क्रस्ट, मेंटल और कोर है। देखिए ये विभाजन है सर्वमान्य, जो आज के समय सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है अभिनव मत है, ये है। उनमें अपनी परतों को बांटा गया है 3 परतों को, तीन भागों में। कौन कौन सी? जो कि हम सामान्यतः पढ़ते रहते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इन तीनों को फिर से 2-2 भागों में बांटा गया है। तो कितनी हो गई? कुल 6 परतें। क्रस्ट की 2, मेंटल की 2 और कोर की भी 2। क्रस्ट में ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, मेंटल में ऊपरी मेंटल,
निचली मेंटल, और कोर में भी बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अगर बात करूं इन भू प्रॉपर्टी की यानी क्रस्ट की, सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करें तो देखिए ये भी क्या है कि दो भागों में बांटी गई है। क्रस्ट दो भागों में बांटी गई है, जिनमें अवस्था की बात करें तो अवस्था इसमें क्या है, कटी फटी अवस्था में है ये क्रस्ट। ये हम सब जानते हैं कि क्रस्ट जहाँ हम रह रहे हैं ये कटी फटी अवस्था में तो होनी ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं पर्वत है तो कहीं खाई है, कहीं खड्डे हैं, दर्रे हैं तो कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं तो कहीं मैदान है। इस प्रकार ये कटी फटी अवस्था में है। मोटाई की अगर हम बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर इसकी मोटाई है, यानी गहराई है 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर गहराई तक ये फैली हुई है। कौन? सबसे पहली परत क्रस्ट। महाद्वीपों में ये 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरों में 5 से 10 किलोमीटर ही फैलाव है। कैसे? हमें पता है कि जो सागर तल होता है उससे महाद्वीप वाला जो भूभाग है, मैदान, पर्वत, पठार, ये सब काफी ऊंचे हैं। जहां हम रहते हैं महाद्वीपों में, वो महाद्वीप सागर तल से काफी ऊंचाई पर है, तो वहां की जो मोटाई है क्रस्ट की वो तो ज्यादा होनी ही है, वो है 40 किलोमीटर। जबकि महासागर गहरे हैं, महासागरों की गहराई है, तो वहां जो क्रस्ट पाया जाएगा वो 5 से 10 किलोमीटर तक ही पाया जाएगा। फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? फिर मेंटल। अगर हम बात करें यहाँ आयतन और द्रव्यमान की, अब ये कह रहा है कि क्रस्ट में आयतन तो क्रस्ट का कितना है, कहाँ? पृथ्वी की जो आंतरिक कुल संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक जो टोटल संरचना है, अगर उसको अपन 100% माने, अगर हम उसको 100% मान लें कुल को, तो उसमें आयतन तो कितना है और द्रव्यमान कितना है? अगर हम द्रव्यमान आयतन की बात करें तो वो है 0.5%। अगर हम बात द्रव्यमान की करें तो वो है 0.2%। ठीक है। आयतन किसे बोलेंगे? सबसे पहले तो ये शब्द पहचानो, आयतन किसे कहा जाएगा? आयतन होता है कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रही है, वह वस्तु, वह त्रिविमीय वस्तु जो स्थान कितना घेर रही है वह उसका आयतन होता है। और द्रव्यमान वही वस्तु, उसमें वजन कितना है, वेट कितना है उसका, उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कितनी शक्ति है उसमें खिंचाव की, वो क्या है उसका द्रव्यमान। तो जो ऊपरी ऊपरी क्रस्ट परत है उसका द्रव्यमान तो सिर्फ 0.2% है, जबकि आयतन 0.5% है। इसका मतलब आप साफ समझ गए होंगे कि ऊपरी ऊपरी जो परत है ना क्रस्ट, वो तो हल्की है बहुत, द्रव्यमान इसका कम है, यानी घनत्व कम है, अतः 0.5% आयतन होते हुए भी द्रव्यमान तो उसमें 0.2% ही है। समझ गए? नेक्स्ट, जो क्रस्ट है उसको दो भागों में बांटा है हमने, ऊपरी परत और निचली परत। क्रस्ट को दो भागों में बांटा है, कौन कौन सी? ऊपरी परत और निचली परत। ऊपरी परत की बात करें तो ग्रेनाइट से बनी हुई है, और निचली परत की बात करूं तो बेसाल्ट से। वो हमने पीछे बहुत अच्छे से देख लिया, फिर भी हम बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ भी ऊपरी परत में ग्रेनाइट और निचली परत में बेसाल्ट बता रहे हैं, ये पढ़ते हैं क्रस्ट की दोनों। ठीक है, ऊपरी और निचली। मुख्यतः महाद्वीप का निर्माण होता है किससे? क्रस्ट की ऊपरी परत से, जहाँ ग्रेनाइट की ज्यादा उपलब्धता है। महाद्वीपों का निर्माण और बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानें कहाँ पाई जाएगी ज्यादा? महासागरों में। घनत्व की अगर बात करें तो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है ऊपरी क्रस्ट का, जबकि जो निचली क्रस्ट है उसका घनत्व है 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऊपरी का 2.7 और निचली का 3.0। अब बात करते हैं हम प्रवार का। प्रवार परत है, मेंटल जो है उसकी बात करते हैं। देखिए आपने प्रवार, आपको कुछ नया शब्द लग रहा होगा, पर परीक्षा में आ सकता है कि प्रवार क्या है या प्रवार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये प्रवार ये कहाँ से आया है एक नया शब्द, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। प्रवार क्या होता है? हमने तो मेंटल पढ़ा था,
ये मेंटल का ही दूसरा नाम है प्रवार। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। कई बार हिंदी वाले शब्दों से क्वेश्चन बनाते हैं और कई बार इंग्लिश वाले शब्दों से क्वेश्चन बनाते हैं, तो कम से कम जो मेन हेडिंग है वो हमें दोनों लैंग्वेज में याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रवार और मेंटल। गहराई की हम बात करें तो क्रस्ट से, अब बात हो रही है मेंटल की, तो ये कहाँ तक है, ये क्रस्ट से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला है। क्रस्ट से लेकर 2900 किलोमीटर तक विस्तार है किसका, मेंटल का। घनत्व की अगर मैं बात करूं तो घनत्व है 3 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तो है ऊपरी भाग का। मेंटल को भी हम अपन दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, और दूसरी जो निचली मेंटल है उसका है 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऊपरी का 3.5, 3 से लेके, और निचली का 5। लेकिन अगर बात करें अंतिम सिरे की, जहां मेंटल खत्म होता है और क्रोड स्टार्ट होता है, वहां की अगर बात करें तो वहां है 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। समझ आ गया आपके? 3.5, 5 पूरा 5, और लास्ट में जाते जाते ये कितना हो जाता है, 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर आ गया अपना आयतन और द्रव्यमान, जिनकी साधारण भाषा में हम इनका अर्थ देख लिया, आयतन क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो मेंटल है उसका आयतन 83% है। पृथ्वी की जो टोटल आंतरिक संरचना है उसमें आयतन जो अपना रोल रखता है, आयतन ये मेंटल अपना आयतन रखता है वो कितना है, 83%, जबकि द्रव्यमान 68%। 83% दिखते ही आपको ये तो हो गया होगा कि अच्छा इसका मतलब तो सबसे ज्यादा जो ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है वो कौन है, वो है मेंटल ही है। और द्रव्यमान भी सबसे ज्यादा ही है इसका, कितना, 68%। लेकिन आयतन से कम है यहाँ भी द्रव्यमान, यहाँ भी कम है, कुछ कम है, कितना, लगभग 15% कम है। ये कम कैसे हुआ यहाँ भी, इसका मतलब साफ साफ यह है कि यहाँ भी घनत्व कम है। आयतन से द्रव्यमान अगर कम है तो इसका साफ साफ अर्थ यह है कि यहाँ भी घनत्व है जो चट्टानों का वो क्या है, कम है। अब देखिए 33 किलोमीटर से, अब मैं बात कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दुर्बलता मंडल। ठीक है, अगर दुर्बलता मंडल के बारे में बात करें तो 33 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 33 किलोमीटर तक कौन आ गया था, क्रस्ट। 200 तक कौन है, कौन चल रहा है अभी, मेंटल। तो मेंटल के अंदर ही है दुर्बलता मंडल, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 33 से 200 किलोमीटर तक का एरिया आ गया दुर्बलता मंडल के अंदर। क्या है ये दुर्बलता मंडल, देखिए दुर्बल शब्द देख के आप ये मत ये आइडिया लगा लेना कि जैसे कि कोई व्यक्ति दुर्बल होता है वैसे कमजोर सी कोई परत होगी। इसका अर्थ है तरल अवस्था में। ये जो भूभाग है 33 किलोमीटर से 200-300 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है ये कुछ तरल है, अर्ध तरल है। इसको कंप्लीटली तरल नहीं कहेंगे हम, ये अर्ध तरल है। इसको पूरी तरह से तरल क्यों नहीं कहेंगे, इसका आधार अपने पास है। अपने पास हमें पता है कि जब भूकंप की जो तरंगे आती है P और S, हमें पता है कि S तरंग जो है वो द्रव्य में नहीं चलती, उसका संचलन नहीं होता। तो यहाँ तो दोनों है, हाँ हल्की जरूर हो गई, धीरे हो गया उनका वेग, लेकिन जा रही है, इसको पार कर रही है। इसका मतलब ये कंप्लीटली तरल नहीं है, ये अर्ध तरल है। क्रस्ट से ऊपरी जो मेंटल है, क्रस्ट से लेकर जो ऊपरी मेंटल है वो क्या है, अर्ध तरल है। ठीक है, P और जो S तरंगों का वेग यहाँ कम हो जाता है, खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, क्योंकि ये अर्ध तरल है दुर्बलता मंडल, जो कि 33 किलोमीटर से 200-300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बात करें अब क्रोड की, जिसको हम अंतरतम या कोर भी कहते हैं, अंतरतम या फिर कोर भी कहते हैं और क्रोड भी कहते हैं। गहराई की बात करूं तो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक फैली है कौन, क्रोड। ठीक है, 2900 तक कौन था, मेंटल,
और उसके बाद वाला जो टोटल एरिया है केंद्र तक, वहां है करोड़। मुख्यतः औसत घनत्व की बात करें तो औसत घनत्व है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। औसत घनत्व अगर करोड़ का पूछे तो 11, ऊपरी कोर का पूछे, दो भागों में बटी हुई है कोर भी, ठीक है, तो ऊपरी कोर का पूछे तो 10 और आंतरिक करोड़ का पूछे तो 13.6। ठीक है, औसत पूछे, कंप्लीटली कोर की बात की जाए तो 11 करना है आपको, अगर ऊपरी कोर की बात आ जाए तो 10 और आंतरिक कोर की बात आ जाए तो 13.6। बात अगर आयतन और द्रव्यमान की करें तो आयतन कितना है, आयतन तो है 16% और द्रव्यमान है 32%। अब यहां देखिए आपका ध्यान गया होगा जरूर कि यहां तक अब तक जो हम पढ़ रहे थे, दोनों पढ़ते हैं क्रस्ट और मेंटल, वहां आयतन ज्यादा हो रहा था और उसके बजाय द्रव्यमान कम हो रहा था, जबकि यहां उल्टा हो गया, आयतन से ठीक डबल हो गया द्रव्यमान, 16 से 32 हो गया। ये कैसे हुआ? ये तो हमें नॉलेज है, हमारा सीखा हुआ है, क्योंकि यहाँ केंद्र में क्या है, घनत्व बहुत ज्यादा है, चट्टानें दबी पड़ी है बहुत सारे वजन के नीचे, वहां घनत्व बहुत ज्यादा है, उनमें वेट बहुत ज्यादा है, तो द्रव्यमान वहां की परतों का आयतन के बजाय डबल है, 16 और 32। ये आप तीनों परतों में आयतन और द्रव्यमान के आंकड़े जरूर याद रखिए। बात अगर क्रस्ट की करें तो 0.5 और 0.2, ठीक है, दोनों में द्रव्यमान कम है, ऐसे याद रख लेना, तो 0.5 और 0.2। दूसरे में बात करें तो 83% और 68%, फिर द्रव्यमान कम है। और बात अगर तीसरी कोर की करें तो 16 और 32, यहाँ द्रव्यमान डबल हो रहा है। शायद अब आपको याद रह जाएगा ये। पृथ्वी की आंतरिक भाग में जो विभिन्न असंबंधता है, असंबंधता, विषमता कहो आप, तो उनके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चाएं करते हैं। पृथ्वी की देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि 3 मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उन तीनों को भी 2-2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो इन सब के बीच में ये जहां जहां इनका डिवाइडेशन हुआ है वहां असंबद्धता है। कैसे हुई असंबद्धता? मतलब घनत्व में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, तो उस हिसाब से जब भूगोलवेताओं ने इनकी खोज की कि यहां से एकदम से जो घनत्व बढ़ रहा है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं घनत्व तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जहां जहां एकदम से बढ़ रहा था वहां खोज की भूगोलवेताओं ने और नाम पड़ गया वहां की असंबद्धता का उन भूगोलवेताओं के नाम पर ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कोनार्ड असंबद्धता की। कोनार्ड असंबद्धता की यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इनको शॉर्ट से शॉर्ट करके आपके सामने रखा है, इनसे बाहर क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा और यह आपको याद करने में शायद काफी इजी रहेगा, आप इनको याद कर लीजिए। पहली है कोनार्ड असंबद्धता, जिसका जो विभाजन कर रही है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का। ऊपरी क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट के बीच में कौन है? कोनार्ड। सबसे पहले अपन क्या सीखते हैं, स्कूल जाते हैं तो छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं ना, कक्का कै, तो याद रख लो कि कोनार्ड जो कै नाम से स्टार्ट हो रही है वो ऊपर ही ऊपर की है, दोनों क्रस्टों के बीच की जो है वो कोनार्ड है। नंबर 2 पे आ जाएगी मोहो, ठीक है, ये कहाँ है? निचली क्रस्ट और दुर्बलता मंडल को जोड़ रही है। दुर्बलता मंडल की हमने बात कर ली, कहाँ है इसकी लोकेशन? ऊपरी मेंटल में। तो दुर्बलता मंडल और निचली क्रस्ट को कौन जोड़ रहा है? मोहो। इनकी खोजकर्ता जो ज्योग्राफर थे वो है मोहरोविसक, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा मोहो असंबद्धता, जो निचली क्रस्ट और दुर्बलता मंडल के बीच में है। अगर आपको ये पूछे कि निचली क्रस्ट और मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता है, तो भी आप मोहो ही करोगे। ठीक है,
आपने समझा दिया मैंने अच्छे से कि जो मेंटल है उसके ऊपरी ऊपरी भाग में दुर्बलता मंडल है, तो मोह जो असंबंधता है वो निचली क्रस्ट और मेंटल को भी अलग करती है। अगर ऐसे क्वेश्चन न आके ऐसे आए कि निचली क्रस्ट और दुर्बलता मंडल को कौन अलग कर रहा है, तो भी मोह असंबंधता है। मोहरोविस्क ने खोज की थी इस असमानता की 1909 ईस्वी में। ठीक है। तीसरी है रेपट्टी असमानता। यह है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच। ये दोनों मेंटल जो हैं जहां से बीच में डिवाइडेशन कर रहे हैं मेंटल का, वहां बीच में कौन आ गई, कौन सी असमानता है, रेपटी। ठीक है। चौथे नंबर पर है गुटेनबर्ग, या फिर इसको विचार्ड असमानता भी कहा गया है। ये फिर हो जाएगी निचली तो मेंटल और बाह्य क्रोड या कोर। ठीक है, समझ आ रहा है। निचली तो मेंटल हो गई और बाह्य क्रोड के बीच में जो असंबद्धता है वो कौन सी है, गुटेनबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। पांचवा है लेहमान जो अंतिम है। लेहमान जो अंतिम है, जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग कर रही है। बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन है, लेहमान। इस प्रकार ये 5 असमानता थी जिनको मैंने अच्छे से आपको याद कराते हुए बता दिया है। आप इनको अच्छे से इनका क्रम भी याद रखिए, कोनार्ड, मोहो, रेपट्टी, गुटेनबर्ग और लेहमान। और क्वेश्चन ये आता है, चट्टानों का ये परतों का नाम दे देते हैं कि कौन सी इन दो परतों के बीच में कौन सी असंबद्धता है, इन दो परतों को कौन अलग कर रहा है। इस प्रकार इसके क्वेश्चन बनते हैं। बात अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की करें तो मैंने कुछ एक परिच्छेदिका बनाकर अनुप्रस्थ परिच्छेदिका बनाई है, जिसके माध्यम से समझाने की कोशिश की है आपको कि कैसे, देखिए ये असंबद्धता है, ऊपर ही ऊपर क्रस्ट है। ये देखिए क्रस्ट के 2 भाग किए हैं, ये जो ठोस अवस्था में है। कोनार्ड असमानता है इनके बीच में, दोनों क्रस्टों के बीच में कौन है, कोनार्ड असमानता। यहाँ दुर्बलता मंडल है, लेकिन है ये मेंटल का ही पार्ट यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो गया तो ये मेंटल का ही पार्ट है, लेकिन है कौन, दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल को और क्रस्ट को कौन अलग कर रहा है, मोह। ठीक है, ये है प्लास्टिक अवस्था में यानी अर्ध तरल अवस्था में। ऊपरी मेंटल ठोस है, ऊपरी मेंटल को और निचली मेंटल को अलग कर रही है रेपट्टी असमानता। ये भी ठोस है, निचली मेंटल भी। और जो निचली मेंटल और बाह्य कोर को अलग कर रही है वो है गुटेनबर्ग या फिर विचार्ड असंबद्धता। ठीक है, विचार्ड या गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग कर रही है निचली मेंटल और बाह्य कोर को। बाह्य कोर तरल अवस्था में है बच्चों, बाह्य कोर तरल अवस्था में है। आंतरिक कोर और बाह्य कोर को अलग करती है लेहमान असंबद्धता। लेहमान लास्ट वाली कौन सी है जो दोनों कोरों को अलग करती है, वो है लेहमान। ठीक है, ये नीफे है, क्रोड कौन है, नीफे, मेंटल यानी सीमा, और ऊपर ही ऊपर क्रस्ट यानी सियाल। अगर बात हम इस तरफ करें तो ये देखिए आप, घनत्व बताया गया है। यहाँ क्या है, घनत्व है। ऊपर ही ऊपर जो क्रस्ट है उसका है 2.9 से 3.3, फिर 4.3 है ऊपरी मेंटल का जो कि 700 किलोमीटर तक है, 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक है। और 33 किलोमीटर से 200 तक कौन है, दुर्बलता मंडल। 33 तक क्रस्ट, 33 से 200 दुर्बलता मंडल, 200 से 700 मेंटल कौन सा, ऊपरी, और 700 से 2900 निचला मेंटल। यानी मेंटल हो गया कहाँ से, 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। अब 2900 किलोमीटर से 5150 तक आंतरिक क्रोड है। ये दोनों क्रोड ही हैं, 2900 से 6371 तक। लेकिन बीच में से अलग करके लेहमान जो असंबद्धता है वहां से अलग करके वहां नाम अलग देके वहां कर दिया इनका सीमांकन 5150 किलोमीटर पर। जिसकी जो घनत्व की अगर बात करें हम बाह्य कोर की तो वो है 12.3 से 13.3, और लास्ट केंद्र की अगर हम बात करें तो वहां घनत्व है 13.6, जबकि निचली मेंटल में है 5.5, और लास्ट में यहाँ 2900 पर आते आते मेंटल में भी 10 हो जाता है घनत्व। ऊपरी मेंटल में 4.3 है ही,
और क्रस्ट का है 2.9 से 3.3। इस प्रकार हमने ये पृथ्वी को अच्छे से हमने अलग अलग मंडलों में बांटकर अलग अलग असमर्थता को दिखा दिया है, मैंने आपको घनत्व दिखा दिया है, और कितने किलोमीटर पर विस्तार है इसका वो भी आपको दिखा दिया है। इस प्रकार ये वाला चैप्टर अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना फिनिश होता है। मैंने इसके शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं बच्चों आपके लिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है तो ये तो फिर इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि हर शब्द से क्वेश्चन बन रहे हैं, हर शब्द से। आप इसको कंप्लीटली देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। और मैं वादा करती हूँ कि ज्योग्राफी में जो 120 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के, 110 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से आपको मिल ही जाएंगे। मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लगातार मेरे साथ बने रहें, साथ में मेहनत करें और पढ़िए। ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।